चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक और आपका जो इंटरेस्टिंग ऑर्गेनल है वो कौन सा है आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति वाला घर आप बोल सकते हैं, शक्ति गृह आप बोल सकते हैं। ठीक है, जो कोशिका को जनरली क्या करेगा? ऊर्जा प्रोवाइड करेगा। जो भी काम हो रहे हैं ना, आप लोग जो भी काम करते हो, आप लोग क्या करते हो? खाना वगैरह खाते हो, क्यों? ताकि आपकी बॉडी में एनर्जी आए, और जब आपके अंदर एनर्जी रहती है तो आप कोई भी काम आराम से कर लेते हो। इसी तरीके से कोशिकाओं को भी एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके की एनर्जी कोशिका लेता है। Mitochondria are often called the powerhouse of the cell. जनरली माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर द मोस्ट सेल्यूलर एक्टिविटीज, क्योंकि जो भी अधिकांश गतिविधियां हैं उनको करने के लिए क्या करता है? ये सप्लाई करता है एनर्जी का, ऊर्जा का। Each mitochondrion, figure 2.14 is surrounded by two membrane. अब ये तो हमें पता चल गया कि पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कहते क्या है। अब इसके बाद आपसे बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब अगर स्ट्रक्चर पे आप ध्यान से आओगे तो आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की भी बेटे डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना अभी हम लोगों ने कौन सा ऐसा ऑर्गेनल पढ़ा है जिसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये रही आपकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो अंदर इस तरीके से फोल्डेड टाइप है ना, इस तरीके से पैटर्न जो फॉर्म कर रही है, ये होती है आपकी इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये कैसी होती है? आपकी चिकनी होती है और पोरस यानी कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे छिद्र जैसे आपको दिखेंगे, गड्ढे जैसे आपको दिखेंगे छोटे छोटे। एंड द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्पी। और जो अंदर वाली जो आपकी मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो क्या होती है बेटा? वो थोड़ी सी इससे मुड़ी मुड़ी जुड़ी सी होती है। देखो आप देख सकते हो ना, ऐसे मुड़ी मुड़ी से टर्न से इसने ले रखे हैं, जिसको क्रिस्टे बोलते हैं। ये क्या करती है? which increase the surface area for chemical reactions and facilitate energy production. जो इसके अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, जो केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए ज्यादा एरिया प्रोवाइड कराती है, जिससे कि ज्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर molecules are broken down to release energy during a process called cellular respiration. अब क्या होता है बेटा? cellular respiration क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। तो मैंने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज होता है या जो और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको ब्रोक डाउन किया जाता है, उनका अपघटन किया जाता है, यानी कि आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो तोड़ा जाता है। क्यों? एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है बेटा? इस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। You have already studied about it. आप इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। The energy release is stored in the form of a molecule called adenosine triphosphate (ATP), which act as the energy currency and is used for most of the cellular activities. अब क्या कह रहा है कि आप पहले भी पढ़ चुके हो कि जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? जो एनर्जी रिलीज की जाती है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और ये किसकी तरह काम करता है? ये एनर्जी करेंसी की तरह काम करता है, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा की तरह काम करता है। जैसे आप लोगों की करेंसी है ना रुपया, है ना, या रुपी जो आप बोल सकते हो, तो इसी तरीके से एनर्जी की करेंसी की तरह काम करता है और इसको यूज किया जाता है कई सारी सेलुलर एक्टिविटीज कराने के लिए। तो अभी यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन था कि आप लोगों को ये बताना है कि और कौन से ऑर्गेनल्स है जिनमें डबल लेयर पाई जाती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। वही का ही दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि अभी हम लोग पढ़कर आए डीएनए के बारे में, तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। तो चलिए बच्चों आ जाते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल पे, जिसका नाम है आपका प्लास्टिड। Plastid center for food synthesis in the plant cells and beyond. Plastid जो क्या है? जो खाना प्लांट सेल्स के द्वारा बनाया जाता है, उसका केंद्र और भी जो फंक्शंस उसके अंदर किए जाते हैं, तो उसके बारे में आइए जानते हैं कि प्लास्टिड जो है प्लांट सेल्स के अंदर क्या क्या वर्क परफॉर्म करती है। You have learned that mitochondria provide energy to the cell that comes from food. बच्चे आप लोगों ने सीखा था कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना हमारी कोशिकाओं को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ऊर्जा प्रोवाइड कराता है, जो उसको कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स।
और जो जंतु होते हैं वो अपने आसपास के वातावरण से अपना खाना जो है वो प्राप्त करते हैं। However, plants synthesize food in the presence of sunlight. जबकि जो प्लांट्स है, जो पेड़ पौधे हैं, वो आप बोल सकते हो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना जो है वो बनाती है या सिंथेसाइज करती है। But where do plants synthesize their food and obtain energy for cellular activities? कह रहे हैं कि लेकिन जो प्लांट है वो कहाँ पर अपना खाना बनाती है और उसको कैसे एनर्जी जो है कोशिकीय एक्टिविटी करने के लिए, है ना, जो उसकी जो सेल्स है जो वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है उसके लिए जो उसको एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है? Plants use special organelles called plastid for food synthesis and storage. पेड़ों के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल होता है जो खाने को बनाने, सिंथेसाइज करने और साथ ही साथ भंडारण करने में हेल्प करता है। वो कौन सा है बेटा आपका? वो है प्लास्टिड। As you have learned, जैसे कि आपने सीखा, plants prepare their food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. आप सभी जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करते हैं जिसके द्वारा वो अपना खाना बनाते हैं। A green pigment called chlorophyll which is present in the chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा? एक ग्रीन पिगमेंट होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसको क्लोरोफिल बोला जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक तरीके की प्लास्टिक है जो क्या करती है? एब्जॉर्ब्स सनलाइट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करना। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। और ये हेल्प क्या करते हैं? ये हेल्प करता है सनलाइट के एब्जॉर्प्शन में, यानी कि आप बोल सकते हो कि अवशोषण में। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा जिस तरीके से आपके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था उसमें दो लेयर होती है, इनर लेयर, आउटर लेयर, इसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट में भी आपका दो लेयर पाई जाती है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट फिगर 2.15 देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा। अगर आप लोग ध्यान से इस पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट में देखो एक तो इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर की तरफ एक सेमी फ्लूइड, यानी कि आप बोल सकते हो थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे आप क्या बोलते हो? जिसे आप बोलते हो स्ट्रोमा। विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन क्लोरोफिल। और इसी स्ट्रोमा के अंदर क्या होती है? डिस्क जैसी, आप बोल सकते हो, या तो सिक्के आप बोल सकते हो कि जैसे आप कॉइन्स को एक के ऊपर एक रखोगे ना तो जो स्ट्रक्चर बनता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जो क्या करते हैं बेटा? जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, जिनमें क्लोरोफिल आप बोल सकते हो कि प्रेजेंट होता है। लाइट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये जो लाइट एनर्जी है ये एब्सॉर्ब होती है, ठीक है। ये जो कॉइन्स जैसे है ना, इनके द्वारा जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या करता है? वो अवशोषित होता है, ठीक है। किसके दौरान? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान। The sugars synthesized in this process are stored in stroma along with the starch granules. इसमें जो प्रोसेस होता है ना, और प्रोसेस के अंदर क्या होता है? आपकी शर्करा बनती है, ठीक है। तो जो शर्करा इसके अंदर बनती है इसी स्ट्रोमा में स्टोर होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स के अंदर क्या बनती है? शुगर्स बनती है, ठीक है। और फिर वो क्या होता है? वो स्ट्रोमा में जाके स्टार्च के ग्रेन्यूल्स होते हैं आपके दाने, स्टार्च के ग्रेन्यूल्स के साथ जाके वो स्टोर हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सेम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। क्या कह रहा है बेटा? कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कुछ जीवाणुओं में एक साथ मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर भी कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जिनके अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं। और दोनों आप लोग अभी ऊपर पढ़कर आए हो तो होप सो आपको अच्छे से पता है कि दोनों के फंक्शन क्या क्या है। एंड thus they can make some of their own protein, और जिसकी वजह से वो अपना प्रोटीन खुद से बना सकते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastid share an evolutionary history with this single-celled organism. बेटा ये जो फीचर है, ये जो विशेषताएं है, ये बताती है कहीं ना कहीं हमको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के साथ कैसे ऐतिहासिक तौर पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, हिस्ट्री के तौर पर जुड़ा हुआ है। Are there any other plastids in the plant cell that contain any pigments other than the green pigments? आप कह रहे हैं कि क्या प्लास्टिड में ग्रीन पिगमेंट के अलावा कोई और भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है? ये पाया जाता है। How do fruits, flowers and vegetables acquire varied color? अब बच्चे आप लोगों ने देखा होगा कि फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, फूल हो गए, फ्लावर्स या सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स, इनका क्या है? इनके अंदर ना अलग अलग कलर के दिखते हैं आपको, है ना। तो ऐसा क्यों है? इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड कंटेन पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल। बेटा फ्लावर की पत्तियों में या फलों के अंदर जो प्लास्टिड प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्लोरोफिल के अलावा कोई दूसरा
वर्णक पाया जाता है। पिगमेंट होता है आपका वर्णक। These plastids are called chloroplast, in Greek chroma means color। और इसी प्लास्टिड्स को क्या कहा जाता है बेटा? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, जिसमें ग्रीक भाषा में बोला गया कि क्रोमा का जो मतलब होता है वो होता है आपका कलर। Their pigment may be yellow, orange or red are the source of bright colors in such flowers and fruit। ये पिगमेंट जो इनके अंदर प्रेजेंट है ये या तो आपका येलो कलर का भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, और यही वो सोर्सेज है जिनकी वजह से हमारे फ्रूट्स में, फ्लावर्स में इतना जो चमकीले से कलर है ना, वो इन्हीं पिगमेंट की वजह से आते हैं। Such bright colors help in attracting pollinators for pollination and fruit-eating animals that helps in seed dispersal। यही जो चमकीले कलर है बेटा, ये दो प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि जानवरों को बहुत अट्रैक्ट करता है। किस किस चीज के लिए? एक तो पॉलिनेशन के लिए और एक साथ ही साथ सीड डिस्पर्सल के लिए। अगर आप ध्यान से समझिए, पॉलिनेशन क्या होगा आपका? पॉलिनेशन होता है बेटा परागण, और सीड डिस्पर्सल क्या होता है आपका? ये होता है आपका बीजों का प्रसार। हमारे पास ना कई तरीके के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जनरली पॉलिनेशन होता क्या है? मेल पार्ट जो होता है फ्लावर का, ठीक है, एंथर, जिसमें आपका जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वही कहीं आपका जो है फीमेल पार्ट जिसका जो अपर पार्ट होता है वो स्टिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा? पॉलन एंथर से पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचाना होता है। जनरली कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो दोनों फ्लावर है वो एक साथ प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ एक चीजें ऐसी है जहां पर कुछ फैक्टर्स की हेल्प होती है। कौन कौन से फैक्टर्स? आपका जो एयर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका वाटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और साथ ही साथ आपके इंसेक्ट्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अभी हम इसको बहुत अच्छे से ब्रीफली इसको पढ़ेंगे। बस मैं यहाँ पे क्योंकि आपका वर्ड आया तो मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जनरली होता क्या है कि इंसेक्ट जो है, देखो आपको पता है कोई भी जो फ्लावर है ये बहुत सुंदर से कलर का बना होता है। ठीक है, बहुत सुंदर से कलर की होने की वजह से कोई भी इंसेक्ट आके जो है इसके ऊपर आपका बैठ जाता है। ठीक है, इंसेक्ट आपके इसके ऊपर आके बैठे, जैसे ही बैठते हैं ना तो क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं थोड़ा सा जो उनके पैरों में चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होता है कि ये उड़ के फिर दूसरे फ्लावर पे आते हैं जहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, और ये जाके उस स्टिग्मा के ऊपर बैठ जाते हैं, जिससे कि स्टिग्मा जो है ना वो आपका स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिसकी वजह से वो इनके पैर पे लगे हुए जो छोटे छोटे पॉलन्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से उठ के स्टिग्मा के ऊपर आके चिपक जाते हैं। तो क्या हुआ, मैंने बताया था पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर हो जाए, है ना, तो वो प्रोसेस इन्होंने करा दिया, तो दैट इज पॉलिनेशन। तो ये अट्रैक्टिव कलर की वजह से पॉलिनेशन इन लोगों के द्वारा होता है। ठीक है, सेकंड हम लोग जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सीड डिस्पर्सल। अभी सीड डिस्पर्सल क्या है आपको पता है? यहाँ पे कोई एक प्लांट है, ठीक है, या कोई ट्री है। अब जनरली यहाँ पे फ्रूट ट्री है, इसमें कोई फ्रूट लगा और वो गिर के हवा से यहाँ पर गिर गया। ठीक है, कोई भी फ्रूट था यहाँ पे गिर गया। अब आपको पता है जो गिलहरी होती है या जो अन्य जानवर आपके जंगलों में प्रेजेंट होता है, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर आएंगे और इसको उठाकर यहाँ से कहीं दूसरी जगह ले जाकर जहाँ पे कोई नहीं होगा वहां पर बैठ के उसको खाएंगे। तो जनरली इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सीड को जो जहाँ पे उसका प्लांट ओरिजिनेट था, जो ट्री था उसका ओरिजिनेट, वहां से उन्होंने उसको क्या कर दिया, डिस्पर्स कर दिया दूसरी जगह पे। ठीक है, अब क्या होगा, एनवायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से ये क्या होगा, ये जो सीड है आपका ये जर्मिनेट होगा और यहाँ पर भी इसी सीड का क्या हो जाएगा, ट्री या प्लांट ग्रो हो जाएगा। इज इट ओके? तो ये दो प्रोसेस है जो एक ब्राइट कलर की वजह से जनरली होता है। होप सो अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को। Some plastids lack pigments and are thus colorless। कुछ प्लास्टिड ऐसी होती है जो बिल्कुल बेटा उनमें कोई पिगमेंट ही नहीं होता, कोई वर्णक नहीं होता, और वो इसकी वजह से कलरलेस होते हैं, यानी कि रंगहीन होती है। These are called leucoplast। In Greek, leuco means white। इनको क्या बोला जाता है, इनको ल्यूकोप्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, और ल्यूको का मतलब क्या होगा आपका, सफेद। Leucoplasts are stored food materials such as starch, oil and protein and are classified based on the type of food they store। बेटा देखो ल्यूकोप्लास्ट जो है ना आपका क्या है, खाने को स्टोर करती है, और वो डिपेंड करता है जिस तरीके का खाना होगा वो उसी तरीके के खाने को अलग अलग फॉर्म में स्टोर करती है। ठीक है, जैसे आपका स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कुछ ल्यूकोप्लास्ट जैसे आपका पोटैटो में, ठीक है, और टैरो होता है आपका अरबी, बोलो कैसे उसको बोलते हैं, सेल्स स्टोर स्टार्च। ठीक है, उनकी जो सेल्स है वो क्या स्टार्च क्या करती है, स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है। अब जनरली पहले मैं यहाँ पे आपको प्लास्टिड के बारे में सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, याद करने की। आपको पता है क्लोरो जो वर्ड है, क्लोरो दैट मीन्स ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा,
क्लोरोफिल। तो प्लांट का ये ट्री का वो पार्ट जो ग्रीन कलर का होता है वहां पे आपका पिगमेंट जनरली पाया जाएगा क्लोरोफिल। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा क्रोमो की, क्रोमो का मतलब होगा कलर। जहां भी आपका जो भी पार्ट ऐसा है जो आपको लगेगा कि थोड़ा डिफरेंट कलर का है, ठीक है, नारंगी कलर हो गया, रेड कलर हो गया, तो ये किसकी वजह से आपका क्रोमोप्लास्ट। वहीं एक और वर्ड हमारे पास था ल्यूको, ल्यूको जिसका मतलब था व्हाइट। तो प्लांट का वो पार्ट जो व्हाइट होगा, सफेद होगा, वहां पे आपका प्रेजेंट होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कौन सा प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो व्हाइट होता है? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम व्हाइट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। व्हाइट फ्लावर के अलावा भी एक और चीज होती है जो व्हाइट होती है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों का वेट करूंगी, मैं कमेंट चेक करूंगी कि कौन इंटेलिजेंट बच्चा है जिसने इसका आंसर दिया है मुझे। वैक्यूल्स द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। अब हम लोग बात करेंगे बेटा वैक्यूल की। क्या है वैक्यूल? वैक्यूल को बोला जाता है रसधानी, एक ऐसा कोशिकांग जो भंडारण का काम करता है और साथ ही साथ आप बोल सकते हो कि सपोर्ट प्रदान करता है हमारी कोशिका को। ठीक है। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररली स्टोर इट। बेटा जो आपने सीखा था कि कैसे जो प्लांट है उसके अंदर प्रेजेंट जो प्लास्टिड है वो क्या करता है, वो खाना बनाने का काम करता है। ठीक है, और उसको फिर टेम्पररी रूप से स्टोर भी करता है। अदर प्लास्टिड, अन्य प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट, जैसे कि आपका ल्यूकोप्लास्ट, वो भी हेल्प करता है फूड को स्टोर करने में। बट वेयर आर वाटर, मिनरल एंड वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द सेल। हमने ये तो समझ लिया कि खाना जो है आपका स्टोर हो रहा है, स्टार्च आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है, जो भी आपका प्लांट सिंथेसाइज कर रहा है वो सब आपका स्टोर हो रहा है। लेकिन क्या हमने कभी ये चीज सोचा कि जो पानी है, जो मिनरल है, जो वेस्ट मटेरियल है, ये कहाँ स्टोर हो रहा है? कोशिका के अंदर। And why do plant look wilted when they do not get enough water? और ऐसा क्यों होता है कि जब पौधे को अच्छे से पानी नहीं मिल पाता तो आप देखते हो ना कि वो बिल्कुल मुरझाया सा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? विल्टेड होता है बेटा मुरझाना। इन अ मैच्योर प्लांट सेल, एक मैच्योर पादप कोशिका में, मैच्योर होता है जो मतलब अच्छे से ग्रो कर गई है ना। देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन। बीच में प्रेजेंट एक वैक्यूल होता है, ठीक है, जो आपकी एक सिंगल लेयर की सेलेक्टिबल परमेबल मेम्ब्रेन से आपका सराउंडेड होता है। द वैक्यूल इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। ये वैक्यूल आपका जो है पूरी तरीके से भरा होता है, किससे? एक पानी जैसे लिक्विड के साथ। उसको आप क्या बोलते हो बेटा? उसको आप बोलते हो सेल का सैप, यानी कोशिका का रस। द वैक्यूल स्टोर वाटर, मिनरल, शुगर्स एंड वेस्ट मटेरियल। और यही रिक्तिका, यही रसधानी क्या करती है बेटा? आपका जो है पानी, मिनरल, शुगर, वेस्ट मटेरियल सबको स्टोर करने का काम करती है। By storing large amount of water, the vacuole help maintain pressure inside the cell, which keeps a plant cell firm. देखो, क्योंकि इसके अंदर बहुत भारी मात्रा में जो है आपका पानी स्टोर होता है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि सेल के अंदर का जो प्रेशर है ये उसको मेंटेन करती है। और जो प्लांट को क्या रखता है बेटा? बिल्कुल दृढ़ रखता है, फर्म रखता है एकदम। मतलब आप कह सकते हो कि एकदम टाइट जैसा, है ना। When a plant cell does not enough water, जब प्लांट सेल को पर्याप्त मात्रा में जल नहीं मिलता, the vacuole lose water, तो ये जो रसधानी है ये क्या करती है? इसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, and the cell became less firm and the plants get wilted. जो कोशिका दृढ़ हो जाती है ना, वो क्या हो जाती है? जब पानी नहीं होगा तो वो कैसी हो जाएगी? कम दृढ़ होगी, और उसकी वजह से जो आपका प्लांट है वो क्या हो जाएगा बेटा? मुरझा जाएगा। मैं इसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको फिगर दिखाऊंगी। इन एनिमल सेल्स, जंतु कोशिका के अंदर, वैक्यूल्स आर समटाइम प्रेजेंट। जो ये रसधानी है कभी कभी प्रेजेंट होती है, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल। हालांकि इतनी बड़ी नहीं होती जितना प्लांट का वैक्यूल अगर आप देखोगे ना सेल के अंदर तो अलग से दिखाई देगा, एक बड़ा सा आपको पूरा स्पेस दिखाई देगा। लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती इतनी। दे हेल्प इन द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ मटेरियल। ये कुछ एक टेम्पररी स्टोरेज जो होता है उनमें हेल्प करती है। देखो जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग जो आप एनिमल की बात करो और प्लांट की बात करो, तो एनिमल क्या है? आपका टाइम टू टाइम फूड कंज्यूम करता है, एनर्जी बनाता है, फूड को स्टोर करता है, फिर कुछ टाइम बाद फिर से उस प्रोसेस को दोबारा करता है, ठीक है। लेकिन बेटा प्लांट्स के अंदर जनरली क्या होता है कि जिस टाइम पर प्रॉपर धूप, सनलाइट उनको मिलती है तो उस टाइम पर वो फोटोसिंथेसिस करके क्या कर लेते हैं? अपना खाना बना लेते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं। तो उनको ज्यादा जगह चाहिए अपने फूड को स्टोर करने के लिए, अपने वाटर को स्टोर करने के लिए, अपने मिनरल्स को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो वो ज्यादा जो स्पेस है वो कौन प्रोवाइड करता है उनको? वैक्यूम। ये आपको पता है ये क्या है? प्लांट सेल है ना, और ये एनिमल सेल है। अब आप लोग बहुत आराम से देखकर भी बता सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैम ये गोल बनेगा तो हम पता लगा लेंगे कि ये एनिमल की सेल है, ये प्लांट की सेल है, नहीं।
आपको कुछ बेसिक्स डिफरेंस देखना है। क्या डिफरेंस देखना है? आपको देखना है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। इज इट ओके? इसके अंदर वैक्यूल है, एक बड़ा सा स्पेस, जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल छोटा दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। तो आपको बेसिक डिफरेंस पकड़ना है। इज इट ओके? डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट? गिव रीजन। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या सफेद फ्लावर्स के अंदर कोई पिगमेंट होता है? इसका रीजन दीजिए, क्या रीजन होगा? Draw well labeled systematic diagram of plant or animal cell using these clues. अब आपको इन क्लूज की सहायता से वेल लेबल्ड, आपको लेबल भी करना है, उनका नेमिंग भी करना है, डायग्राम बनाना है आपको प्लांट और एनिमल सेल का। सबसे पहले न्यूक्लियस अपेयर दिखना चाहिए डार्क कलर की राउंड बॉडी से सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका वो नेटवर्क की तरह दिखना चाहिए, जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप से निकल कर आता है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ा था ना। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ से इसके पोर्ट से कुछ इस तरीके से आपकी जो है जाली का निकल कर आ रही थी। ठीक है, इस तरीके से, और इनके ऊपर क्या थे आपके? इस तरीके से राइबोसोम्स थे, अगर आपको स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा तो। ठीक है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रोड शेप, और आपको दिखाना है कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो है वो रोड शेप में दिखाना है आपको। ठीक है, आप रेफर कर सकते हो फिगर 2.10 जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा का सूत्र। इन 2010 में साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर एंड हिज टीम मेड एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। बेटा, जो ये वैज्ञानिक थे जी क्रेग वेंटर और उनकी टीम ने सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज करी थी। क्या खोज थी? They first studied the complete DNA sequence of a simple bacterium called Mycoplasma mycoids using a computer programming। बेटा, सबसे पहले उन्होंने माइकोप्लाज्मा माइकोइड नाम के एक जो सिंपल सा बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उसका पूरा डीएनए का सीक्वेंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की सहायता से उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पढ़ा था, अध्ययन किया था। Then they chemically synthesized in the laboratory an exact copy of this DNA। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लैबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर, केमिकल प्रोसेस के थ्रू लैबोरेटरी के अंदर उन्होंने उसका बेटा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी उसकी बनाई। नेक्स्ट, इसके बाद they took another closely related bacterium and removed its DNA। उन्होंने उससे ही मिलता जुलता एक और बैक्टीरिया लिया, ठीक है, और उसका डीएनए निकाल दिया, but kept the rest of the cell such as cytoplasm and the cell membrane intact। लेकिन बाकी की जो चीजें थी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, जैसे आपका कोशिका द्रव हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, उनको वैसे ही रखा, उनको नहीं छोड़ा। They inserted the synthetic DNA into this cell। अब जो उन्होंने खुद से बनाया था, है ना, जो सिंथेटिक आप बोल सकते हो, जो आर्टिफिशियल या कृत्रिम आप बोल सकते हो, उस वाले डीएनए को उन्होंने क्या किया? उस वाले सेल के अंदर इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड। कोशिका क्या हुई? बेटा, कोशिका जो है आपकी वो बढ़ने लगी, और बढ़ने के बाद क्या हुआ? डिवीजन हुआ, विभाजन हुआ। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए, यानी जो नया डीएनए उसके अंदर डाला गया था, वो कहीं ना कहीं उसको क्या कर रहा था? उसको नियंत्रण कर रहा था, उनकी सारी जो गतिविधियां थी उसको नियंत्रण कर रहा था। This experiment showed that DNA controls the structure and activity of the cell। इसी प्रयोग से ये सिद्ध हुआ था कि जो डीएनए है ना बेटा, वो सेल की एक्टिविटी को और उसके स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। However, हालांकि साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू सेल फ्रॉम स्क्रैच। वैज्ञानिक जो है एक पूरी तरीके से नई कोशिका नहीं बना पाए स्टैटिक से। ओनली द डीएनए वाज सिंथेटिक। सिर्फ क्या था यहाँ पे? सिर्फ डीएनए जो था ना वो कृत्रिम था, यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूरी एक कोशिका शुरुआत से नहीं बनाई सिंथेटिक, नहीं, कोशिका तो थी पहले से ही, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने डीएनए सिंथेटिक रूप से उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया। द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। बाकी का जो पार्ट था वो जो पहले से ही प्रेजेंट जो आपकी लिविंग सेल थी वो उसी से लिया गया था। ठीक है, बाकी का पार्ट उन्होंने सिंथेसाइज रूप से नहीं बनाया। तो समझ आया आपको कि जो डीएनए है कहीं ना कहीं वो आपकी सेल की एक्टिविटी को बेटा कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ और उसकी डिवीजन में हेल्प करता है। 2.4 हाउ डू नॉर्मल सेल्स ग्रो एंड डिवाइड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि सामान्य कोशिका कैसे बढ़ेगी या फिर कैसे उसका विभाजन होगा। When you get a small cut on your skin, जब आपकी त्वचा पर कोई छोटा सा कट लग जाता है, it heals after a few days। आप देखते हो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। When hair falls out, new hair grow back। अगर बाल झड़ते हैं तो आपके बाल जो है उगने लग जाते हैं नए कुछ टाइम बाद। How does this happen? ये कैसे होता है? It happens because cells in our body can grow and divide to replace the old, dead or damaged cell।
ये इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो बढ़ती हैं, ग्रो करती हैं और डिवाइड होती हैं, निरंतर बढ़ती रहती है। किसको रिप्लेस करने के लिए? पुरानी मरी हुई या खराब कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए। इज इट ओके? When our body grow, जब हमारा जो शरीर है वो बढ़ता है, it is not just because cells get bigger। इसलिए नहीं होता कि आपकी जो कोशिकाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं आकार में। आप जैसे बड़े होते जा रहे हो, छोटे बच्चे के अंदर आपको छोटी सी सेल दिखेगी, बड़े के अंदर आपको बड़ी सेल दिखेगी, नहीं। सेल कैन ग्रो ओनली अप टू अ सर्टेन साइज। हर कोशिका का एक अपना साइज है, वो वहीं तक ही बढ़ेगी। बट ग्रोथ हैपेंस बिकॉज सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल्स। लेकिन बेटा जो ये ग्रोथ हो रही है ना, इसका कारण क्या है कि जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड होती है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है, दूसरी से तीसरी कोशिका बनती है। एक कोशिका जो आपकी डिवाइड होगी नई नई कोशिका बनाने के लिए। Let us study freshly growing root tips of an onion to understand how cell divide figure 2.16। तो चलिए प्याज की सहायता से हम लोग देखते हैं, जो आप देखा होगा ना कि प्याज की जो जड़ें हैं, ताजा जो जड़ें हैं वो जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए हम समझते हैं कि कोशिका जो है किस प्रकार से डिवाइड होती है। एक्टिविटी 2.5 लेट अस एनहांस आवर स्किल। आइए अपने जो स्किल्स है, अपनी जो कौशल है उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। टेक अ जार एंड फिल इट अप विद प्लेन वाटर। बेटा आपको एक जार ले लेना है, ठीक है, और उसको सिंपल पानी से भर लेना है। नाउ प्लेस एन अनियन बल्ब ओवर द जार इन सच अ वे दैट इट्स बेस बेयरिंग रूट इज इमर्स्ड इन द वाटर। अब आपको क्या करना है, अनियन बल्ब को मतलब रख देना है, ऐसे रखना है कि आपके जो उसका जड़ वाला पार्ट है वो बेटा आपका पानी के अंदर डूबा हुआ हो। Leave the setup for 5 to 6 days and observe। अब इस सेटअप को 5 से 6 दिन तक के लिए छोड़ दो और उसके बाद उसको देखो, ऑब्जर्व करो। Do you observe the roots growing? क्या आप देखोगे कि क्या जड़ें जो है वो क्या ग्रो कर रही है, बढ़ रही है? Cut 2 to 3 centimeter of the freshly grown roots and transfer them to freshly prepared aceto alcohol। अब क्या करना है आपको बेटा, 2 से 3 सेंटीमीटर की जो जड़ें हैं उनको काट लेना है और उनको किसमें ट्रांसफर कर देना है, उनको ट्रांसफर कर देना है ताजा प्रिपेयर किया गया एसिटो अल्कोहल में। ठीक है, अब ये है क्या, जनरली एक तरीके का सोल्यूशन है जिसके अंदर आपको ग्लेशियल एसिटिक एसिड और इथेनॉल 1:3 के रेशियो में मिले होते हैं। ठीक है, साइंस की लैब के अंदर कराई जाने वाली एक्टिविटी है। Keep the root tips in aceto alcohol for 24 hours and then transfer them to 70% ethanol for preservation। अब क्या करना है आपको, जड़ों की जो टिप्स है इनको एसिटो अल्कोहल में रखना है 24 घंटे के लिए और उसके बाद आपको 70% इथेनॉल के अंदर ट्रांसफर कर देना है। ठीक है, जिससे कि वो सुरक्षित रहे प्रिजर्व के लिए। Take 1 or 2 preserved root, wash them in water and then place them on a clean slide। अब क्या करो, 1 से 2 उस प्रिजर्व रूट को आपको लेना है, ठीक है, उसके बाद उनको पानी से धोना है और उसके बाद आपको उनको एक स्लाइड पे, साफ स्लाइड पे, जो इस तरीके से कांच की स्लाइड होती है, आपको उसके ऊपर उसको रख देना है। Put 1 drop of dilute HCl on the root tips to soften the tissue। अब क्या करना है आपको, 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट होता है बेटा जब हम लोग थोड़ी सी उसकी पावर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी के साथ उसको मिक्स कर देते हैं। अब ये भी आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि एसिड और वाटर को मिक्स करने का भी प्रॉपर तरीका होता है। ठीक है, और ये करेगी क्या, ये जो HCl आपने डाला होगा ये क्या करेंगे बेटा, उस जो टिश्यूज प्रेजेंट है रूट के टिप्स पर उनको सॉफ्ट कर देंगे, मुलायम कर देंगे। रिंस द रूट्स आफ्टर 10 to 15 मिनट। अब वापस से 10 से 15 मिनट बाद उसको धो लो। Then add 2 to 3 drop of acetocarmine stain on them। अब क्या करना है, 2 से 3 ड्रॉप जो है एसिटोकार्माइन स्टेन डालनी है उसके ऊपर। Leave the slide for 5 to 10 minutes and then gently warm it with caution over our spirit lamp। अब 5 से 10 मिनट के लिए उसको साइड छोड़ दीजिए। उसके बाद स्पिरिट लैंप की मदद से जो आपकी लैब के अंदर प्रेजेंट होगा उसमें थोड़ा सा उसको क्या कर लो, गर्म कर लो। Cut the tip portion of the root on the slide and put a cover slip। अब टिप वाले पोर्शन को जो है वो आप उसको क्या कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए और ऊपर से उसके ऊपर कवर स्लिप लगा दीजिए। Gently squash the cover slip with your thumb to spread the cells on the slide। स्क्वैश का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी चीज होती है ना, सॉफ्ट चीज जिसको आप अपने अंगूठे की मदद से दबा देते हो और वो ऐसे बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है ना, तो आपको जेंटली इसी तरीके से आपको क्या कर देना, अपने थंब से कवर स्लिप को धीरे से दबाना है ताकि क्या हो, ताकि जो कोशिकाएं हैं वो निकल के अच्छे से पूरी आपकी स्लाइड पर फैल जाए। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब आपको स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखना है। तो ये सारा प्रोसीजर आपके टीचर आपको कराएंगे, ठीक है, लैब में। What do you observe? आपने क्या देखा? Do you observe the cell of the onion root tip? क्या आपने अनियन रूट टिप पे कोशिकाएं ऑब्जर्व की?
आर दे सिमिलर इन स्ट्रक्चर, क्या वो सभी सेम स्ट्रक्चर की थी? डू यू फाइंड एनी स्ट्रक्चरल डिफरेंस इन दिस सेल्स, क्या आपको उसमें कोई स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस नजर आया? अगर हाँ, why is it so, तो ऐसा क्यों हुआ? जनरली क्या आपके पास पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं आपको प्रॉपर चीजें समझा रही हूँ। इन द केस आपको ओरिजिनली बेस पर अगर आपको देखना होगा तो आप अपनी टीचर जो है आपकी बेटा वो स्कूल के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है आपके कराएंगे। This is because the cells of a growing tip of root of onion divide continuously. ये जो चेंजेस आए ये इसलिए आए क्योंकि जो रूट थी, ठीक है, उसकी जो टिप थी वो लगातार ग्रो कर रही थी और डिवाइड हो रही थी लगातार, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इसी को कहा जाता है कोशिका का विभाजन, या आप बोल सकते हो अगर कोई चीज डिवाइड हो रही है, ग्रो कर रही है, तो क्या उसके अंदर चेंजेस आएंगे ना, ठीक है। तो इसी वजह से इसके जो आप सेल्स देखोगे ना उसके अंदर भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिगर 2.17 shows various stages of cell division। अब देखो नीचे 2.17 के अंदर आपको दिखा रहा है अलग अलग स्टेज कैसे जो कोशिका का विभाजन हुआ। Therefore, इसीलिए the cell exhibit different structures corresponding to different stages of cell division। इसीलिए आप देखोगे कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे। Can you identify which stage comes first during cell division? क्या आप लोग पता लगा सकते हो कि कौन सी जो इसमें से स्टेज है वो सबसे पहले आई होगी सेल डिवीजन के दौरान? Every day, हर रोज या प्रतिदिन an estimated hundreds of billions of cells in our body are replaced। इसी तरीके से हमारे शरीर की करोड़ों सैकड़ों अरबों जो कोशिकाएं बेटा वो बदलती रहती हैं, ठीक है। विच इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के जितनी कोशिका प्रेजेंट होती है उसका सिर्फ 1% है। अब लगा लो आप लोग कितनी ज्यादा कोशिकाएं हमारे शरीर में, है ना। बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स डिवाइड, दोनों जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम पढ़कर आए ना, दोनों में ही सेल्स जो है आपकी डिवाइड होती हैं, लेकिन eukaryotic cell divide in a more controlled and orderly manner by a process called the cell cycle। eukaryotics के अंदर बेटा ये बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत ऑर्डरली होती है, ठीक है, और बहुत कंट्रोल नियंत्रित रूप से होती है, ठीक है। इसीलिए इस प्रोसेस को, इस तरीके को क्या बोला जाता है आपका सेल साइकिल यानी कि कोशिका चक्र। You will learn about the stages of cell division in higher grades। अभी आप लोग थोड़ी बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बड़ी बड़ी क्लासों में बढ़ते जाओगे तो आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपको बहुत ध्यान से ये जो डिवीजन है ना देखना है, इसको आपको क्या क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं, तो बस आप एक छोटा सा एक ओवरव्यू ले लो कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।